हे गाइज, मैं आप सबका भाई गोलू इस चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। मैं आज लेक्चर नंबर 5 में केमिस्ट्री का न्यू टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। यदि आप लोगों का वीडियो पसंद आता है तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ में शेयर करें और लाइक अवश्य कर ले। सो अब वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं विसरण। ये विसरण के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे? विसरण। तो विसरण ये क्या होता है, तो आप लोग इसे समझे कि ये विसरण होता क्या है। ये विसरण होता क्या है? जब कोई गैस गैस ही आपस में मिल जाता है तब विसरण कहलाता है। हम लिख रहे हैं कि घनत्व घनत्व में अंतर, घनत्व में अंतर के कारण घनत्व के अंतर के कारण गैसों में मिलना, गैसों में मिलना यानी घनत्व में अंतर के कारण गैसों का गैसों में मिलना ही क्या कहलाता है। मान लीजिए कि इधर एगो गैस है, एक गैस इधर है, ये कम है ये अधिक है, तो अंतर हुआ ना कम अधिक का। और दोनों के एक जगह मिक्सअप कर दिए, क्या कर दिए? मिक्सअप यानी मिला दिए, तो गैस गैस आपस में मिल गया और गैस गैस आपस में मिल गया, तो यही क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा विसरण। क्या कहलाएगा? यही क्या कहलाएगा? विसरण कहलाएगा। तो अब आप आगे बात करते हैं कि विसरण के कारण क्या क्या हो सकता है। विसरण के कारण क्या क्या हो सकता है? याद रखिए कि जब तापमान बढ़ता है ना, तापमान बढ़ने से विसरण का गुण भी बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने से विसरण का गुण भी क्या होता है? बढ़ जाता है। जब तापमान बढ़ता है तब विसरण का गुण भी क्या होता है? बढ़ जाता है। इसे याद रखें। और भी कहेगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो एग्जाम्पल की बात करें, यदि मान लीजिए कि मल मूत्र है, मल मूत्र को मल मूत्र की दुर्गंध नाकों तक पहुंचना, यानी मल मूत्र की दुर्गंध नाकों तक पहुंचता है, तो इसका मतलब किस कारण से पहुंचता है? तो वह पहुंचता है विसरण के कारण। मल मूत्र की दुर्गंध नाकों तक पहुंचता है, किसके कारण? दुर्गंध के कारण। और होगा इसका एग्जाम्पल, और क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? मान लीजिए कि खाना बनता है यानी मान लीजिए गर्म खाना है। क्या है वो? गर्म गर्म खाने की सुगंध नाकों तक पहुंचना, किसके कारण होता है? गर्म खाने की जो सुगंध है वह क्या होता है? नाक तक पहुंचता है। तो इसका मतलब क्या है कि यह विसरण के कारण ही पहुंचता है। और हो जाएगा, और क्या होगा? जैसे सेंट लेते हैं, इत्र की बोतल से मतलब सेंट की सुगंध, इत्र की बोतल से दुर्गंध यानी सुगंध निकलना, इत्र की बोतल से सुगंध का निकलना, का फैलना यानी इत्र की बोतल से सुगंध का फैलना भी क्या है? तो ये विसरण का एग्जाम्पल है। ये अगर हम बता दें, ये वाला ये पूछा जाता है कि मल मूत्र की दुर्गंध हमारे नाकों तक पहुंचता है,
किसकी वजह से? विसरण की वजह से। और गर्म खाने की सुगंध नाकों तक पहुंचता है, किसकी वजह से? विसरण की वजह से। इत्र की बोतल से सुगंध का फैलना, मतलब इत्र की बोतल है, सेंट की बोतल है, और उसमें से जब सुगंध आता है तो कितना मतलब गमक रहा है, आप लोग कहते हैं गमक रहा है, तो ये किसके कारण होता है? विसरण के कारण होता है। अब इसको हम इरेज करते हैं, फिर चलते हैं अगला टॉपिक के ऊपर। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले। अगर आगे बात करें अगला टॉपिक का, इसको हम इरेज कर देते हैं। आगे क्या हो जाएगा? तो आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रासरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रासरण। अभी हमने पढ़ा विसरण, क्या पढ़ा? विसरण। अब पढ़ेंगे प्रासरण, कि प्रासरण क्या होता है, प्रासरण क्या होता है। प्रासरण की बात कर ले, ये भी वीवीआई है, कंपटीशन लेवल एग्जाम में पूछा जाता है, मजाक नहीं समझे। तो यदि हम बात कर ले कि प्रासरण, परासरण ये क्या होता है, तो प्रासरण की बात कर ले तो इसमें विलायक के अणु, किसके अणु? विलायक, विलायक के अणु, विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से, कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर जाता है। कहां जाता है? किस ओर जाता है? इसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर जाता है। मान लीजिए कि विलायक क्या होता है? विलायक और बिल्ले, घोल बोले तो बिल्ले, और विलायक मतलब जो अधिक मात्रा में हो। यदि अधिक मात्रा में जो होगा उसको विलायक, जो पदार्थ अधिक मात्रा में होगा उसको विलायक कहेंगे, और जो पदार्थ कम मात्रा में होगा उसको हम विल्ले कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम नमक और पानी का मिश्रण लिए, घोल लिए, विलयन लिए, तो हम कहेंगे कि मान लीजिए कि 10 ग्राम नमक है, 10 ग्राम नमक है, और उसमें आधा लीटर यानी हाफ लीटर पानी है, तो कहेंगे इसमें विलायक कौन है और बिल्ले कौन है? तो जो अधिक होगा विलायक, और जो कम होगा वो बिल्ले। यानी अधिक क्या है? तो पानी हो गया विलायक, कम क्या है? तो नमक हो गया बिल्ले। तो वही कह रहा है कि इसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति करता है, मतलब कम रहेगा तो उसमें जाकर वो अधिक हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के जरिए आसानी से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल में यदि बात कर ले किशमिश की बात कर ले, किशमिश को पानी में डालने पर किशमिश का फूलना, किसका फूलना? किशमिश का फूलना मतलब ये है कि किशमिश को पानी में डालते हैं तो किशमिश क्या होता है? फूल जाता है। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए पानी में नहीं डाले हुए किशमिश को जब पानी में नहीं डाले हैं तो क्या किशमिश फूलता है? नहीं फूलता है, क्योंकि उसमें घोल जाता ही नहीं है। तो इस मतलब विलायक मतलब उसमें पानी जाएगा ही नहीं, तो वो फूलेगा कहां से? इस कारण से मतलब विलायक मतलब पानी के अणु कम सांद्रता, मतलब उस नहीं फुलाने वाला रहता है तो कम सांद्रता है, जब फुलाने वाला आ जाता है, घुलने वाला आ जाता है, तो उसमें जाकर पानी और क्या आ जाता है? किशमिश में जाकर ढुक जाता है। तो वही कह रहा है कि इसमें विलायक
के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति करता है। जैसे किशमिश को पानी में डालने पर किशमिश का फूलना, ये किसका उदाहरण है? तो प्रासरण का उदाहरण है। फिर यदि आगे बात कर ले, इसको हम इरेज कर लेते हैं, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लो, यदि नहीं तो उतार ले, आप लोग इसको अच्छे से उतारे, बेटर है, बेहतर होगा। इसको हम इरेज करते हैं। यदि हम बात कर ले आगे एक नया टॉपिक, फिर आगे बात करते हैं, ये तो हो ही गया। फिर यदि बात कर ले आगे, तो अब पढ़ते हैं ठोस, द्रव और गैस, मतलब पदार्थों में परिवर्तन कैसे होता है। और जब परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है? कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ता होगा, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ता होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं ठोस, किसकी बात करते हैं? ठोस, फिर द्रव, फिर गैस। ठोस, द्रव, गैस में तापमान परिवर्तन का प्रभाव, ताप परिवर्तन का प्रभाव, किसका प्रभाव? ताप परिवर्तन का प्रभाव। तो आप लोग याद रखिए, ठोस, द्रव, गैस में ताप परिवर्तन का प्रभाव कैसे होता है। मान लीजिए हम एक पदार्थ लेते हैं, एक क्या लेते हैं? पदार्थ जो है ठोस, क्या है? ठोस। और एक और पदार्थ लेते हैं जो है लिक्विड यानी द्रव, और एक और पदार्थ लेते हैं जो है गैस। क्या है? गैस। गैस। एक पदार्थ वैसे लिए, एक पदार्थ क्या लिए? वैसे लिए, एक पदार्थ को वैसे लिए गैस, और एक पदार्थ ठोस, और एक पदार्थ द्रव। तो ये गैस हो गया, ये ठोस हो गया, ये द्रव हो गया। ठोस यानी गैस बोले तो जी, और ठोस बोले तो एस यानी ठोस। क्या हो जाएगा? ठोस। और इसका मतलब है द्रव। क्या मतलब है? द्रव। ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस। यानी कि इसमें परिवर्तन कैसे होता है, इफेक्ट कैसे दिखाता है। मान लीजिए कि कोई पदार्थ ठोस था, क्या था? ठोस था, और डायरेक्ट गैस में बदल गया। और यदि कोई भी पदार्थ ठोस रहता है और डायरेक्ट गैस में बदलता है तो यह परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। यानी कोई भी पदार्थ यदि ठोस है और वह गैस में बदलेगा तो यह क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। फिर बात कर ले आगे कि ये कोई पदार्थ गैस है और गैस से डायरेक्ट या ठोस में बदलेगा। गैस है और किस में बदलेगा? ठोस में बदलेगा। तो यह कहलाएगा डिपोजिशन यानी निक्षेपण। क्या कहलाएगा? निक्षेपण। क्या कहलाने वाला है दोस्तों? निक्षेपण कहलाने वाला है। यानी कोई पदार्थ यदि गैस है और गैस से वह ठोस में बदल गया तो यह प्रक्रिया निक्षेपण कहलाता है। अगर मान लीजिए कि कोई पदार्थ ठोस है और वह बदल गया, कोई पदार्थ क्या है? ठोस है। कोई पदार्थ क्या है? ठोस है और वह बदल गया द्रव में, तो हम कहेंगे मेल्ट, मतलब पिघल रहा है, गल रहा है। क्या हो रहा है? गल रहा है। तो यह गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गलनांक। जब कोई पदार्थ ठोस है और ठोस से द्रव में बदलता है तो यह पदार्थ गलनांक कहलाता है। फिर यदि आगे बात कर ले, कोई पदार्थ द्रव है, कोई पदार्थ क्या है? द्रव है। कोई पदार्थ द्रव से ठोस में जाता है, कोई पदार्थ द्रव से ठोस में जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है जमना। क्या कहलाती है? जमना। क्या कहलाती है? जमना। कोई पदार्थ द्रव है, द्रव से ठोस में बदले तब जमना। यदि मान लीजिए कि कोई पदार्थ द्रव है, क्या है? द्रव है, और वह द्रव से डायरेक्ट गैस में बदलता है। द्रव से डायरेक्ट, मान लीजिए कि हम पानी की बात करते हैं, तो पानी तो लिक्विड होता है यानी द्रव होता है, तब गर्म करते हैं तब धीरे वाष्प में बदलता है, मतलब गैस में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? वाष्प में। तो इसी प्रक्रिया को हम वाष्पन कहेंगे। क्या कहेंगे? वाष्पन। क्या कहेंगे? वाष्पन। यानी यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? वाष्पन कहलाएगा। यानी कोई पदार्थ द्रव है और द्रव से गैस में बदलता है तो यह प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। अगर मान लीजिए
कि कोई वैसे पदार्थ जो है क्या, तो है आपका, मान लीजिए है गैस, गैस से द्रव में बदलता है, तो यह कहलाता है संघनन यानी कंडेंसेशन। संघनन, संघनन क्या कहलाएगा, संघनन। यानी यदि ठोस से गैस में बदले, ठोस से गैस में बदले तो ऊर्ध्वपातन, और गैस से ठोस में बदले तो निक्षेपण, और ठोस से द्रव में बदले तो गलनांक, और द्रव से ठोस में बदले तो जम गया है, और यदि गैस से ठोस में द्रव में बदले तो कहेंगे संघनन, और द्रव से गैस में बदले तो कहेंगे बाष्पन। तो आप लोग इस इमेज को दिमाग में बसा कर रखे, क्योंकि पूछा जाता है ज्यादातर, तो ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, ये VVI है पूछा जाएगा, संघनन निक्षेपण भी पूछा जाता है, VVI है, ये तो और VVI है। ये 3 गो कौन कौन, निक्षेपण, ऊर्ध्वपातन और संघनन, ये पूछा ही जाता है। आप लोग इसे याद रखें कि संघनन क्या होता है, कोई पदार्थ गैस है और गैस से द्रव में बदल गया तो संघनन, और कोई पदार्थ ठोस है, ठोस से गैस में बदल गया तो ऊर्ध्वपातन, और कोई पदार्थ गैस है, गैस से ठोस में आया तो निक्षेपण। तो हमने ये जो तापमान परिवर्तन का प्रभाव था उसको समझाने की कोशिश किए हैं। यदि आप लोगों का वीडियो पसंद आता है तो एक दूसरे के साथ शेयर अवश्य कर दें, और उसका सब्सक्राइब भी अवश्य कर ले, क्योंकि इस चैनल पर सभी प्रकार के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। यदि आप क्लास 9th में है, क्लास 10th में है, या किसी भी कंपटीशन लेवल की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए, खासकर यदि साइंस समझ में नहीं आता है तो। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।